अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है अपना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे लॉन्ग के लिए, जो कि है एसी जनरेटर। याद रखना ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप पास पेपर उठा के देखो, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर या कोई भी टेस्ट सेशन, ये क्वेश्चन आपको उसमें ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। सही है। साथ ही साथ मैंने इस क्वेश्चन की आपको जो है वो एक ये डेरिवेशन करानी है, मतलब एसी जनरेटर के लिए डेरिवेशन करानी है, और आपको न्यूमेरिकल कराना है, जो कि मैं वीडियो के एंड में आपको कराऊंगा। अब समझते हैं कि एसी जनरेटर काम कैसे करता है। देखो भाई, एसी जनरेटर इस तरह से काम करता है कि आपके पास जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ना, ये उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखो बात समझ आ गई, लेकिन कॉन्सेप्ट का फील नहीं आ रहा। चलो कॉन्सेप्ट का फील लेते हैं। देखो आपके घरों में जनरेटर मौजूद होता है। जनरेटर का क्या काम होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे, मगर कैसे? देखो वो क्या करता है, उसके अंदर कॉइल लगा हुआ होता है जो कि आपको नज़र नहीं आता। तो वो जो कॉइल उसके अंदर लगा हुआ होता है, वो कॉइल रोटेट करता है। रोटेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है। देखो मेरा हाथ रोटेशन हो रहा है ना, मैकेनिकल एनर्जी है, जब भी रोटेट हो रहा है ना, वरना नहीं होता। तो ये कॉइल रोटेट करता है। किधर रोटेट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है, रोटेट करेगा तो चेंज आएगा ना, तो उस वजह से क्या पैदा हो जाता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आपने देखा किस तरह से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी चीज को हम बोलते हैं एसी जनरेटर। यही काम करता है एसी जनरेटर। अब बात समझ आ गई है। मजीद मैं कॉन्सेप्ट की डेप्थ में लेके जाता हूं और आपको कॉन्सेप्ट का फील दिलाता हूं कि आखिर हो क्या रहा है। बात पूरी सुननी है, ठीक है। अब देखो आपके पास दो मैग्नेट होते हैं। एक मैग्नेट ये वाला होता है और एक मैग्नेट ये वाला होता है, ठीक है। दो मैग्नेट हो गए, एक मैग्नेट ये हो गया, दूसरा मैग्नेट ये हो गया। अच्छा, मैग्नेट जो है वो परमानेंट है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट है आपके पास। याद रखना दोनों मैग्नेट परमानेंट है। और ये मैग्नेट इस तरह से कर्व होते हैं। देखो स्ट्रेट नहीं होते, कर्व होते हैं। कर्व क्यों होते हैं? ताकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट ना जाए, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता रहे। सही। तो दो मैग्नेट आपके पास जो है वो आ गए। अच्छा, अब ये दोनों मैग्नेट करते क्या हैं? ये दोनों मैग्नेट जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब ये होता है आपके पास आर्मेचर। बेसिकली चार मेन कंपोनेंट होते हैं आपके पास जनरेटर में। एक हो गया आपका आर्मेचर, ये होता है आपका आर्मेचर, ठीक है, ये आपका आर्मेचर हो गया। अब सबके मैं आपको वर्किंग बताऊंगा सारी चीजों की। आर्मेचर क्या करता है? आर्मेचर बेसिकली कॉइल होता है, जिसे हम बोलते हैं ए बी सी डी। ये जो है वो मैग्नेट के दरमियान में घूमता है, मैकेनिकल एनर्जी इसको दी जाती है। अच्छा, जब ये मैग्नेट में घूमेगा तो देखो भाई, अगर कोई फील्ड मुझ में से गुजर रही है, समझो एक फील्ड है, एक फील्ड है जो मेरे इस तरफ है, ये समझ लो मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं आगे पीछे हो रहा हूं तो क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है ना, इसका डिस्टेंस कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। तो जब आर्मेचर खुद ही रोटेट करेगा, तो आर्मेचर के रोटेट करने से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो चेंज आएगा। फैराडे ने यही कहा था ना कि भाई आपके पास ईएमएफ पैदा होगा। आपके पास क्या होगा? फैराडे ने क्या कहा था कि आपके पास ईएमएफ पैदा होगा, नंबर ऑफ टर्न और चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन टाइम, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन टाइम। फैराडे का याद रखो, फैराडे ने क्या कहा था, आपको बात याद आ जाएगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड जब इस कॉइल में से पास हो रही है तो क्या हो रहा है? फ्लक्स हो रहा है ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है कॉइल के एरिया में से, तो फ्लक्स हो रहा है। तो जब ये कॉइल खुद ही घूमेगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, टाइम भी बढ़ेगा कम होगा, मतलब टाइम बढ़ेगा तो टाइम चेंज होगा। नंबर ऑफ टर्न्स मौजूद है यहाँ पर टर्न एक है आपके पास फॉर एग्जांपल। तो क्या हो रहा है आपके पास? इस तरह से फिर आपके पास इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हो ना, तो पता है क्या करो? दो मैग्नेट लो, ठीक है, उस मैग्नेट के अंदर उस मैग्नेट की फील्ड में उस तार को मूव कराओ, आप देखो कि तार में करंट आ जाएगा। सही है। तो यहाँ भी बेसिक यही काम हो रहा है, मगर बड़े लेवल पे हो रहा है। सही है, बात समझ आ गई ना। अब देखो यहाँ समझो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ये लगी हुई है स्लिप रिंग। देखो बात समझो, आपके पास ये कॉइल घूम रहा है, तो कोई ना कोई ऐसी चीज तो चाहिए ना जो इस कॉइल से लगी हुई हो, इस आर्मेचर से लगी हुई हो, ताकि जो इसमें करंट आ रहा है उसको बाहर आउटपुट के तौर पे भेजा जा सके। देखो मैकेनिकल एनर्जी आपको क्या दे रही है?
इनपुट दे रहे हो आप, इनपुट दे रहे हो, है ना। आउटपुट में क्या चाहिए, इंड्यूस ईएमएफ यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कलेक्ट कैसे करोगे आप, इस कॉइल से कलेक्ट कैसे करोगे। देखो आपके तार में करंट आ रहा है, अब आप तार में करंट आ रहा है तो दूसरा कोई तार उस पर लगाओगे ताकि करंट को जो है इस्तेमाल कर सको, दूसरी तरफ ले सको। तो इसी तरह से यहाँ भी तो हो रहा है, इस कॉइल में करंट तो आ गया रोटेट करने की वजह से। अब ये इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ बाहर भी तो लेकर आना है, तो इसके लिए लगाओगे आप ब्रशेस। क्या लगाओगे, ब्रशेस लगाओगे। ये दो ब्रशेस हैं, ये एक B1 वाला ब्रशेस है, ये एक B2 वाला ब्रशेस है। ये स्लिप रिंग 1 है, ये स्लिप रिंग 2 है। अब होता क्या है, देखो ये घूम रहा है, तो देखो समझो मैंने इस पे तार लगा दिया, बांध दिया, अगर ये घूमेगा तो वो तार भी घूम जाएगा। इसी तरह से ये बहुत ज़्यादा घूमेगा तो तार घूम के तो टूट जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इससे चिपका दिया है, लगाया नहीं है, इसमें जोड़ा नहीं है, चिपका दिया है। अब देखो ये तो घूम रहा है, लेकिन जो मेरी उंगली है वो उस पर टच है, तो करंट मुझे मिलता जा रहा है, लेकिन मेरी उंगली नहीं घूम रही क्योंकि मैंने इस पर बांधा नहीं है, जस्ट टच कर रखा है। तो ये बुशेस जो है इस रिंग पर टच हुए हैं, बंधे हुए नहीं है। ये याद रखना, बच्चे यही बोलते हैं सर ये तो घूम रहा है, तो ये ब्रशेस क्यों नहीं घूम रहे, क्योंकि ये इस पर टच हुए हैं। देखो जैसे कि देखो ये आपके पास समझो कॉइल है, ये घूम रहा है, ये मेरा उंगली इस पर टच हुई हुई है, तो मेरी उंगली तो नहीं घूम रही ना क्योंकि टच हुई हुई है। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ हुआ है। आया कॉन्सेप्ट का फील। तो इन ही 4 चीज़ों से आपके पास एक सिंपल एसी जनरेटर बन जाता है, जो कि आप खुद भी बना सकते हो। एक होता है आर्मेचर, जो आपके पास ये कॉइल है, ठीक है। अच्छा, इस आर्मेचर को ना आप एक और नाम से भी बुलाते हो। इस आर्मेचर को हम बुलाते हैं, इस आर्मेचर को हम बुलाते हैं अपना रोटेटर, रोटर, सॉरी रोटेटर बोल रहा हूँ, रोटर। रोटर क्यों, क्योंकि ये घूमेगा ना, इसीलिए इसे हम बुलाते हैं रोटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो हमारा मैग्नेट है इसको बुलाते हैं हम स्टेटर, ठीक है, ये याद रखना। इन दोनों को इस नाम से भी बुलाया जा रहा होता है। रोटर ये तो बड़ा सिंपल रोटर है, लेकिन अगर आप मोटर्स में देखो या कॉम्प्लेक्स चीज़ों में देखो तो उसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स रोटर लगा होता है, सही। तो इसी को हम रोटर कहते हैं। तो आर्मेचर आ गया, बात समझ आ गई। स्लिप रिंग आ गई, बात समझ आ गई, ठीक है। फील्ड मैग्नेट आ गया, ये 2 मैग्नेट आ गए, ये बात समझ आ गई। ब्रशेस आ गए, ये बात समझ आ गई। सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब देखो होता क्या है, आपके पास इस डायरेक्शन में होती है फील्ड, फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में आपके पास क्या होती है, फोर्स। याद रखना कॉइल काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है। कॉइल कैसे घूम रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज। ज़रा समझाने के लिए अगर मैं दिखाऊं तो ये समझो ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है, तो यूं करके घूमता है, ठीक है, यूं करके घूमता है, काउंटर क्लॉकवाइज घूम जाता है हमारे पास कॉइल। अच्छा, अब कॉइल जब ये घूमता है ना तो ये बहुत तेजी में घूमेगा। अब इसको घुमा क्या चीज रही है, ये देखो, समझो यहां पर आपने लगाई हुई है एक इंजन, इंजन लगाया हुआ है। इंजन कैसे काम करेगा, इंजन हमने पीछे पढ़ा है चैप्टरों में कि इंजन में आप डालोगे अपना पेट्रोल, डीजल, गैस, जो भी उसमें डलता है। पिस्टन ऊपर नीचे वर्क करेगा, शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट घूमने से ये कॉइल घूम जाएगा, सही है। बेसिकली अगर कहें ना तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी नहीं, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मगर हम सिर्फ यहाँ से देखना शुरू करते हैं, तो इसलिए मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता देखते हैं, सही। लेकिन वो मैकेनिकल एनर्जी खुद कहाँ से आ रही है, वो मैकेनिकल एनर्जी आपके पास आ रही है केमिकल एनर्जी से, यानी डीजल से, पेट्रोल से, जो भी आपके जनरेटर में डल रहा है, ठीक है। बात समझ आ गई, तो कंस्ट्रक्शन समझ आ गई, कॉन्सेप्ट का फील आ गया, मज़ा आ रहा है पढ़ने का, बात समझ आ रही है। चलो अब आगे चलते हैं। वर्किंग क्या हो रही है, वर्किंग मैं बता चुका हूँ, वर्किंग मैंने बता दी कि कैसे काम कर रहा है, लेकिन अब फिर थोड़ा अल्फाजों में पढ़ते हैं। रोटेशन ऑफ द आर्मेचर कॉइल, बात समझ आई। सबसे पहले क्या होगा, आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगा, सही है। जनरेशन ऑफ अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब ये रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा या नहीं आएगा, या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। देखो मैंने अभी बताया था ना, एग्जाम्पल दी थी, देखो मेरा ये हाथ है, अभी ये मैग्नेटिक फील्ड है, अभी देखो इनके दरमियान डिस्टेंस फ़र्क अलग है, ये मैंने रोटेट करा, अलग हो गया, अब अलग हो गया, इसी तरह मैं घुमाते जा रहा हूँ, अलग होता जा रहा है, समझ गए बात, ठीक है। जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जब ये घूमेगा तो आपके पास अल्टरनेटिंग करंट AC करंट आएगा, ठीक है, जो करंट मैं कलेक्ट करूँगा अपने पास कैसे, ब्रशेस के ज़रिए से, ठीक है। तो ये आपका करंट आ गया, चलो ये समझ में आ गई अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, उसके बाद कलेक्शन ऑफ आउटपुट, कलेक्शन ऑफ आउटपुट, जो करंट आया है उसको लेना भी तो है। देखो
आपके पास तार में करंट मौजूद है। जब तक तार में कुछ सॉकेट नहीं लगाओगे या कुछ कनेक्ट नहीं करोगे तो वो करंट आपके पास तो नहीं आना ना। तो इसी तरह अब इस आर्मेचर कॉइल में करंट तो आ चुका है, अब उस करंट को कलेक्ट भी तो करो भाइयों। तो उस करंट को आप लोग कलेक्ट करने के लिए क्या करोगे भाइयों, आप जो है इसके अंदर लगा दोगे ये ब्रशेस लगा दोगे जो कि करंट को कलेक्ट कर लेगा। तो कलेक्शन ऑफ आउटपुट आपका हो गया, और करंट आपका आउटपुट है। इनपुट मैकेनिकल एनर्जी, आउटपुट आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इंड्यूस ईएमएफ ऑफ एन एसी जनरेटर, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। कैसे आया मैंने बताया ना। अब इंड्यूस क्यों कह रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पैदा हो रहा है। जो करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से आ रहा है उसे हम इंड्यूस्ड कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पता है ना क्या होता है, कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप किसी चीज़ को मूव कराओगे तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा, या इलेक्ट्रिक या इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। चलो ये आपको कॉन्सेप्ट मिल गया है, ये बात बहुत अच्छी समझ में आ गई माशाल्लाह से। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, अब हम अपनी डेरिवेशन की तरफ चल सकते हैं। तो चलो डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। वीडियो में नहीं रोक रहा, वरना वीडियो रोकूंगा तो ऐसा ना हो कि हमारा रब्त टूट जाए। ठीक है, एक रिदम बनी हुई होती है ना, रिदम टूट जाती है वीडियो रोकने से। चलो इसको मैं रिमूव करके चलो अब आपको डेरिवेशन कराता हूँ। डेरिवेशन बहुत आसान है, जस्ट बस 2-3 कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं, आपको मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, अब डेरिवेशन की वर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखनी है, वर्डिंग भी आप लिख लेना, ठीक है। अच्छा तो चलो अब डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन किसकी करूँगा मैं, डेरिवेशन ये जो फॉर्मूला लिखा है इसकी करूँगा। तो अब अच्छा, डेरिवेशन कराने से पहले मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाना पड़ेगा जो कि अभी तक मैंने आपको क्लियर नहीं किया है, ठीक है। चलो डेरिवेशन कराने से पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अब देखो ये कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है, आई होप नज़र आ रहा हो। चलो मैं इसको थोड़ा सा अगर इस तरह रोटेट कर लूँ, 1 मिनट। ये मुझे आपको समझाना होगा क्योंकि अगर मैंने ये आपको नहीं समझाया तो आपको डेरिवेशन कभी समझ नहीं आनी। और आई थिंक अब सही है, अब बेहतर आ रहा है। अब देखो मैं इधर ही से ये आपको दिखाऊंगा, उसकी वजह ये है कि मेरे पास ये डायग्राम बनाने जितना टाइम नहीं है और जगह नहीं है, सही है। चलो अब इसको देखो, देखो भाई सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले आपके पास कॉइल इस तरह से आ जाता है, परपेंडिकुलर आ जाता है, सही है। ये कॉइल क्या है, AHCD, यहाँ पे क्या कहा था ABCD, अब कह रहे हैं AH, इस B को H कर दिया है। ये B कुछ नहीं है, जस्ट H के बराबर ले लो, नाम तो कुछ भी दे सकते हो ना, मसला नहीं, सही। देखो अभी आपके पास टाइम क्या है, 0 सेकेंड, टाइम क्या है 0 सेकेंड। आपने कॉइल को इस तरह से करके रख दिया, आपने कॉइल को इस तरह से रख दिया, AHCD। कॉइल काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा नज़र आ रहा है। ये N और S मैग्नेट हैं और मैग्नेट कर्व हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ समझ भी आ रहा होगा, कर्व बना हुआ है। अब आगे होता क्या है ज़रा ये समझो कॉन्सेप्ट में। जब मैग्नेटिक फील्ड इसमें से गुजरती है, जब कॉइल परपेंडिकुलर होता है, देखो अभी कॉइल क्या है, परपेंडिकुलर है, कॉइल परपेंडिकुलर है, वेक्टर एरिया पैरेलल है और कॉइल परपेंडिकुलर है फील्ड के, तो फील्ड इसमें से मैक्सिमम गुजरेगी। फील्ड के गुजरने की वजह से देखो, फील्ड ये कॉइल ऐसे हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल ऐसे आ गया, तो इसमें से फील्ड गुजर रही है, फील्ड पास हो रही है। फील्ड के पास होने की वजह से ये यूं हो जाना है, इसने यूं हो जाना है, ठीक है, इसने घूम जाना है। अच्छा इसने एक बार घूम जाना है। अच्छा जब ये घूमेगा, जब ये परपेंडिकुलर था तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही है। ये जो वाई एक्सिस पर है इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो 0 सेकेंड में वो जब घूमा तो कितना टाइम लिया उसने घूमने के लिए, 0.25 सेकेंड, जो कि 1/4 होता है। टोटल टाइम का 1/4 होता है, T/4, ठीक है। तो अब कॉइल आपके पास पैरेलल हो गया है, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ आपके पास, ये इंड्यूस ईएमएफ का कर्व है, मैक्सिमम आ गया है। अब कॉइल दोबारा घूमता है काउंटर क्लॉकवाइज। देखो पहले क्या था, HA नीचे आ गया, अब CD ऊपर आ जाएगा क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अब दोबारा परपेंडिकुलर आ गया, देखो दोबारा आपके पास EMF 0 हो गया, मगर ये दोबारा घूम जाएगा, CD आगे चला जाएगा, तो अब आपके पास दोबारा नेगेटिव में मैक्सिमम आ गया। पहले पॉजिटिव में था, अब नेगेटिव में था क्योंकि डायरेक्शन भी है ना। इसके बाद ये दोबारा घूम गया, तो इस तरह से इसने 1 सेकंड में 360 टर्न ले लिया। 360 टर्न ले लिया कैसे, कि पहले HACD था, तो देखो दोबारा HACD हो गया। तो इसको आपने समझना है, जो मैंने समझाया ना इसको याद रखना है आपने। यही आपका असल बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, यही आपको जो है बात को समझाएगा, ठीक है। समझ में आया ये क्या हुआ, कि पहले कॉइल यूँ था, ठीक है, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज यूँ घुमा, ठीक है, फिर यूँ घुमा, फिर एक और बार घूम के दोबारा जैसे था वैसे आ गया।
जब जब वो परपेंडिकुलर आ रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही थी, पैरेलल आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम आ रहा था। चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, अब आ जाओ। हियर वी यूज द आर्मेचर एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अवर जनरेटर। तो यहां पर आप चाहो ना इस वर्डिंग को भी लिख सकते हो, ये वर्डिंग जो है यहां पे लिख सकते हो, या पहले ये स्टेटमेंट दे लो फिर ये वर्डिंग लिख लो। हियर, बल्कि एक काम करते हैं ब्लैक पेन से लिखते हैं, ठीक है। वी यूज आर्मेचर, अब आर्मेचर क्या है मेरे पास, ठीक है, ये मेरा हो गया आर्मेचर। वी यूज आर्मेचर ए बी सी डी, वी गेट, हमें मिलता है वी गेट। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है, अब मैं डायरेक्ट ये चीज़ लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक में इन्होंने इसे डायरेक्ट ही लिख के दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें मिल जाता है एक फॉर्मूला इंड्यूस ईएमएफ का, जो कि है, पहले इसको बहुत डिटेल में कराया जाता था, अभी डायरेक्ट लिखा हुआ है। ये ईएमएफ को बता रहा है, ये 2 है, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नंबर ऑफ टर्न है, ये लेंथ ऑफ द कॉइल है, और ये साइन है, थीटा है, ठीक है। बात समझ आ रही है क्या आ रहा है? जो आपके पास, ज़रा कॉन्सेप्ट लो, जो आपके पास आपकी इंड्यूस ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। वेलोसिटी किसकी? ये जो आपके पास इसमें जो चार्ज होगा ना उसकी वेलोसिटी होगी, सही। अच्छा, कॉइल तो एंगुलर वेलोसिटी रखता है ना। अच्छा, आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ होगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे आर्मेचर पे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ होगा। जितनी बड़ी कॉइल होगी, देखा होगा ना बड़ा जनरेटर होता है तो उसमें बड़ी कॉइल लगी होती है, तो उतना ज़्यादा आपके पास जो है वो ईएमएफ होगा। एंगल 90 का होगा तो मैक्सिमम आएगा। अब ये थीटा क्या होता है? एज वी नो डेट, हमारे को पता है कि हमारे पास थीटा किसके बराबर होता है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। इसको उधर ले जाओ तो थीटा आ गया, पुट कर दो ऊपर, पुट अबव, तो आपके पास क्या आया, 2VBNL साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा बुक में, लेकिन मैंने इस फॉर्म से कराया ताकि आपको वो समझ में आ जाएगा ओमेगा टी कहाँ से आ रहा है। अक्सर यहाँ कंफ्यूज हो रहे होते हैं बच्चे। अच्छा, अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक कॉन्सेप्ट। देखो हमारे पास क्या है, हमारी जो कॉइल है उसके अंदर मौजूद है चार्ज मौजूद होगा ना उसके अंदर। देखो भाई, कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होगा, चार्ज होगा आपके पास। तो जब ये जो चार्ज है ना इसमें रेडियस होता है, ये रेडियस किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है v, यहाँ पे लिख लो हेयर, ये बराबर होता है आपके पास v इज इक्वल टू बी अपॉन 2 ओमेगा। इसके मतलब रेडियस की वजह से जो आपकी जो वेलोसिटी है ये बराबर होती है b अपॉन 2 ओमेगा के। पुट अबव, इसको इक्वेशन 1 कह लो, पुट इन इक्वेशन 1। अच्छा, इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दी है क्योंकि फिर वो बहुत डेप्थ में जाना पड़ रहा है। तो इसको ये याद रखना कि v बराबर है b अपॉन 2 ओमेगा, और इसकी वजह ये है कि जो साइड्स हैं इसके अंदर आपके पास चार्ज है, और चार्ज होने की वजह से ये वेलोसिटी इसके बराबर आ रही है। ये b क्या है, विथ है। मैं ज़रा ये बता दूँ, ये v वेलोसिटी था, मैग्नेटिक फील्ड था, नंबर ऑफ टन्स थे, ये लेंथ ऑफ कॉइल थी। तो यहाँ पर ये जो b है ये विथ है। देखो ये विथ है ना आपके पास कॉइल की, इसी को हम b कह रहे हैं, सही। ऊपर पुट करते हैं तो E इज इक्वल टू 2 B अपॉन 2 ओमेगा BNL साइन ओमेगा टी। अच्छा देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, B और L को एक साथ लिख दो, BL, ये स्मॉल b और ये n साइन ओमेगा टी। अच्छा, ब्रेथ और लेंथ मिलके क्या बनाती है, हेयर। ब्रेथ और लेंथ क्या बनाती है मिलके, एरिया बनाती है बेशक, ठीक है। ब्रेथ और लेंथ मिलेगी तो एरिया निकाल कर देगी आपको। तो ये हो गया, n को पहले लिख रहा हूँ, a को b बाद में लिख रहा हूँ, नवाब। अक्सर लोग इसे ऐसा पढ़ाते हैं, नवाब। अच्छा, यहाँ ओमेगा मिसिंग है, यहाँ ओमेगा मिसिंग है,
ठीक है, एक ओमेगा एंगल में है और एक ओमेगा एंगल के बाहर है, तो ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये जो आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको पता है ना किसके बराबर होती है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, है ना। अब ये 360 घूमा है, 360 घूमा है से क्या मुराद है, अगर हम रेडियन में देखें तो 2 पाई, तो ओमेगा थीटा क्या आ गया आपके पास 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई क्योंकि 360 घूमा, और 1 अपॉन टी किसके बराबर होता है, एफ के, ऊपर पुट करो। और एक और चीज़ याद रखना, ये एन ए बी ये बराबर होता है ई नॉट के। ठीक है, ये देखो ये ई नॉट आ रहा है ना, इसी वजह से आ रहा है। अच्छा, और साथ ही साथ इसमें ओमेगा भी आ जाता है, ओमेगा भी लगा लो। ठीक है, ये पूरा का पूरा ई नॉट के बराबर होता है, तो मैंने उधर ई नॉट लिख दिया। तो इसकी जगह क्या आ गया, ई नॉट आ गया, साइन आ गया, और ओमेगा की जगह क्या आ गया 2 पाई एफ। 2 पाई एफ कैसे आया बता दिया, और टी आ गया। ये आपका फाइनल फॉर्मूला था जो ड्राइव करना था। ठीक है, ये था हमारा फाइनल फार्मूला जो हमें ड्राइव करना था, और ड्राइव करके बताना था कि ये किस तरह से आ रहा है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो यही चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई है ना, इसको मैं ज़रा किताबी डेफिनेशन से पढ़ा देता हूँ। किताब क्या कह रही है, किताब कह रही है एन एक एसी जनरेटर, एक एसी जनरेटर जो है वो क्या है, ऑल्सो नॉन एज, इसको हम बुलाते हैं अल्टरनेटर। देखो जैसे हमने आर्मेचर को क्या बुलाया था, रोटर, और इस परमानेंट मैग्नेट को क्या बुलाया था, स्टेटर। इसी तरह से एसी जनरेटर को हम जो है वो अल्टरनेटर भी कहते हैं। अगर कह दें ना डिफाइंड अल्टरनेटर एंड ड्राइव द डेरिवेशन ऑफ अल्टरनेटर, तो वो एसी जनरेटर की बात कर रहे होंगे, लिखे मैं वासिल फास। ये एक डिवाइस है। अब ये डिवाइस क्या काम कर रही है, डेट, जो कि कन्वर्ट कर रही है मैकेनिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और याद रखना, ये पूछ लें कि मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आ रही है, आप खुद तो अपने हाथों से नहीं घुमा रहे ना, तो मैकेनिकल एनर्जी आ रही है आपके पास केमिकल एनर्जी से, और वो केमिकल एनर्जी जा रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सही है, इन द फॉर्म। अच्छा, अब ये मैकेनिकल एनर्जी किस फॉर्म में जा रही है, अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में जा रही है। इट्स बेस्ड ऑन द, और ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, इसका प्रिंसिपल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हो, किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करते हो या घुमाते हो, तो उस कंडक्टर के अंदर करंट आ जाता है, इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है, इंड्यूस करंट आ जाता है, विच वॉज फर्स्ट। अच्छा, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल को पूरा हम यहाँ पर कहेंगे, जिसका फॉर्मूला आपके पास ये रहा। ठीक है, यही फॉर्मूला, यही कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद फिर कोशिश करूँगा सेल्फ असेसमेंट चला दूँ। इसी को मिटा लेते हैं, इसी को मिटा के आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ। बस ये ऐसे याद रखना, मैंने बहुत डिटेल में जाकर, डेप्थ में जाकर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। जितना टाइम लगना चाहिए था मैक्सिमम उतना टाइम मैंने लगा दिया है इस पर। थोड़ा शॉर्ट भी रखा है मैंने इसे, ताकि आपका मज़ीद टाइम सेव हो। एक बार कोशिश करना किताब पढ़ लो, ठीक है। जो मैंने पढ़ा है ना, अगर मेरी बात आपने ध्यान से सुन ली है तो यकीन मानो वो सारी बातें आपको ऐसा लगेगा कि बुक में वर्डिंग करके लिख दिया है। मैंने सारी चीज़ों को इंग्लिश में से उर्दू करके आपको एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट में बता दी, और कुछ तो चीज़ें नहीं भी थी वो भी बता दी ताकि आपको समझ में आए। मैं खुद भी इसे 10-15 बार पढ़ चुका हूँ पहले ही, ठीक है, आपको पढ़ाने से पहले, तो इसलिए जो हमें पहले से पता था मैंने वो भी बताया। अच्छा, अब देखो गिवन डेटा टू फाइंड और सोल्यूशन। गिवन डेटा टू फाइंड, देखो क्या करना है, कह रहे हैं, देखो सवाल चल रहा है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी जनरेटर। आपने फ्रीक्वेंसी पता करनी है। क्या पता करना है आपने, फ्रीक्वेंसी यानी एफ पता करनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी जनरेटर। जनरेटर एसी है, यानी ये जो फॉर्मूला भी हमने करा है वो यूज़ होगा। इफ़ द आउटपुट वोल्टेज इज, आपके पास आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है, ई नॉट, इसे आउटपुट वोल्टेज कहते हैं, जो कि 200 वोल्ट का आ रहा है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, ज़्यादा कुछ इन्होंने डेटा में दिया हुआ नहीं है। अच्छा, अब टाइम देख लो, टाइम यहाँ पे गिवन है, टाइम यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, टाइम ये आपको मिलेगा, नीचे लिखा हुआ भी है 0.0005 सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड आपके पास टाइम आ गया।
अच्छा, साथ ही साथ इन्होंने आपको ई बी दिया हुआ है जो कि है 100 वोल्ट। देखो यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन नीचे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ई क्या है, ई नॉट क्या है। अब फॉर्मूला सिंपल आपको पता है, क्या यूज़ करोगे, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा को किससे रिप्लेस किया था, 2 पाई एफ टी से रिप्लेस किया था। सही, ये यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाय, एक काम करो पहले लिख लो, 100 आ गया, 100 को मैंने डिवाइड कर दिया ई नॉट यानी 200 से, साइन आ गया, 2 पाई को एज इट इज रहने देते हैं और एफ टी को ऐसे लिख लेते हैं। 100 यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ 200 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, साइन 2 पाई एफ टी आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो कैलकुलेटर की मदद से, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 200, द आंसर इज 0.5। अब साइन थीटा आ गया, साइन 2 पाई, ठीक है भाई, देखो एफ टी, देखो साइन यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके इन्वर्स हो जाना है उसने, तो 2 पाई एफ टी आ गया, इन्वर्स हो गया। अब साइन इन्वर्स निकाल लो और कैलकुलेटर को डिग्री में रखना, साइन 0.5, तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू चली गई। अच्छा मैंने इन्वर्स नहीं लिया, साइन इन्वर्स 0.5, 30 आ रहा है आपके पास, 30 आ रहा है, 2 पाई एफ टी आ गया। ठीक है, अब 2 पाई और टी मल्टीप्लाई हो रहे ना, ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएंगे, 2 पाई टी इज इक्वल टू एफ। अच्छा, 30 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 3.142 पाई, और टी क्या दिया हुआ, 0. दिस इज अवर टी, 0.005। अब इसको डिवाइड करो, तो 30 डिवाइडेड बाय 2, 3.142 मल्टीप्लाई 0.005, द आंसर इज, आंसर तो बहुत बड़ा आ रहा है, वैल्यू तो बहुत ज़्यादा आ रही है हमारी। अच्छा, अब वैल्यू जो है ना हमारी बहुत ज़्यादा आ रही है। अब वैल्यू ज़्यादा आने की क्या वजह है मैं आपको बताता हूँ, और उसको मैं जो है ना करेक्ट कराता हूँ। ठीक है, देखो आंसर सही ना आने की ना एक वजह ये है कि हमने इसे डिग्री में रख लिया है, इसको हमने डिग्री में रख लिया, हमने इसे डिग्री में नहीं रेडियन में रखना है, क्योंकि देखो यहाँ पर पाई है और ये डिग्री सॉल्व कर रहे हो तो ये तो गलत है, तो पाई को पाई से करो ना। तो इसको क्या करते हैं, कुछ मसले वाली बात नहीं है, अब डिग्री को रेडियन में ले जाना है तो क्या करो, इसके साथ जो है वो पाई मल्टीप्लाई करा दो और 180 डिवाइड करा दो, ये लो आपका काम हो जाएगा। तो ये चीज़ सॉल्व होने के बाद क्या बन जाएगी, 30 सॉल्व होने के बाद क्या बन जाएगा, पाई बाय 6 आ जाएगा आपके पास। समझ में आया क्या हुआ, 30 जो है ना वो 30 आपके पास बराबर आएगा पाई बाय 6 के, तो ये पाई बाय 6 आ गया। तो अब ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये 6 आ जाएगा। अब सही आएगा आंसर। ठीक है, देखो बस ये मसला था, मुझे शक हो रहा था उस वक्त जब मैं कर रहा था ना, लेकिन मैंने कहा चलो कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या आता है, और वही हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 0.005, करीब करीब चले गए, लेकिन अभी भी थोड़ा फ़र्क है आंसर में। तो चलो इसको फ़र्क को ठीक करते हैं ताकि हमारा आंसर ठीक आए बिल्कुल। देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पर ना आपको एक बात बताऊँगा कि बुक में मैंने चेक किया, बुक में आंसर जो लिखा हुआ है ना, क्योंकि मैंने वीडियो इसलिए रोकी थी क्योंकि बुक का और मेरा फ़र्क आ रहा है। बुक का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 52, लेकिन मुझे एक गलती नज़र आ रही है और आई होप आपको भी नज़र आ रही होगी। ज़रा आप भी देखो मेरे साथ कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो देखो यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाना चाहिए था, लेकिन बुक में क्या हुआ हुआ है, पाई से पाई कैंसिल नहीं हुआ हुआ, जो डिनोमिनेटर वाला पाई है वो ये 2 पाई ये ख़त्म हो गया, लेकिन आपके पास दूसरा पाई ख़त्म नहीं हो रहा। ये नज़र आ रहा है, देखो यहाँ देखो, ये इस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं आपको। देखिए देखो ये भी पाई है, ये भी पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाना चाहिए, तो f बराबर आना चाहिए 2 मल्टीप्लाई बाय 0.005 और मल्टीप्लाई बाय 6, लेकिन डिनोमिनेटर का पाई तो ये वाला पाई तो कैंसिल नहीं हो रहा, ये वाला पाई खुद ब खुद कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका सही जो मेरा आंसर आ रहा है ना, मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 16। ठीक है, जहाँ गलती थी वो मैंने आपको बता दिया, 16.6 हर्ट्ज़। अब अगर यहाँ पर आप पाई लगा दोगे ना तो फिर आपका जो ये आंसर है ना ये बन जाएगा 52 पॉइंट जो भी समथिंग आ रही है।
ठीक है, तो इसको खुद से भी वेरीफाई कर लेना, मैंने भी वेरीफाई कर दिया है। मेरी तरफ से जो आंसर ठीक है वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। अगर कोई करेक्शन होगी तो मैं डाल दूंगा, मैं बता दूंगा। जो तरीका था सॉल्व करने का मैंने उसी तरीके को फॉलो किया है, मैंने कोई अपनी तरफ से तरीका नहीं लगाया है। बस यहाँ पर मैंने इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया है, इतना किया है, बाकी सब कुछ जैसे था वैसे ही किया है। तो आई होप मेरी बात आपको जो है वो समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, पाई से पाई क्यों कैंसिल हुआ ये भी मैंने बता दिया। अगर ना समझ में आप पूछ लेना, गाइड करूँगा। यही तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर